प्राकृत संख्या क्या होता है, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। ये जो होता है ना 1 2 3 4 5, इन सभी को कहते हैं दोस्तों प्राकृत संख्या। ये प्लस इनफाइनाइट तक जाए, अनंत तक। अंतिम संख्या किसी को नहीं पता, अनलिमिटेड है ये, अनंत तक। ये संख्या कहां तक जाएगा तो अंत की संख्या किसी को नहीं पता, इसीलिए अनलिमिटेड इसे कह दिया गया, इनफाइनाइट कह दिया गया जी, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या के बाद क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5, इस फैमिली को लगातार जाए, इसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि 1 को हम प्राकृत संख्या बोल दे कि पूर्ण संख्या बोले, 2 को प्राकृत संख्या बोलूं या पूर्ण संख्या बोलूं। तो दोस्तों ये 2 को ना आप प्राकृत संख्या भी कह सकते हो और पूर्ण संख्या भी कह सकते हो। जैसे मान लो मैं बिहार से हूं और मैं इंडिया का भी हूं, तो आप मुझे बिहारी भी कह सकते हैं और आप मुझे भारतीय भी कह सकते हैं। लेकिन यहां 0 जो है, 0 सिर्फ पूर्ण संख्या में है। इंग्लिश में इसको होल नंबर कहा जाता है जी, होल नंबर, है ना, होल नंबर। प्राकृत संख्या को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इंग्लिश में। चलिए, तो नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक की संख्या है, सारे प्राकृत संख्या है। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या है, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर है। तो 0 को क्या प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। जब भी प्राकृत संख्या की चर्चा होगी तो 1 से शुरू होगा, और इसका डिफिनीशन ही है प्राकृत संख्या का कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। और गिनती जब भी करते होगी, किसी क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और आपको कह दिया जाएगा, कोई टीचर कह देंगे कि भैया जल्दी से गिनिए तो कितने स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, तो क्या आप 0 से गिनेंगे ना, आप 0 से नहीं गिनेंगे। कहां से गिनेंगे, 1 से, कि भैया ये रमेश है 1, मुकेश है दूसरा, नेहा तीसरा, राहुल चौथा, ऐसे गिनेंगे। तो गिनती की सभी संख्या प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या समझ गए। अब समझिए पूर्णांक संख्या। बच्चे इन 3 में तो कंफ्यूज हो जाते हैं। पूर्णांक संख्या यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या कौन होता है, तो पूर्णांक संख्या होता है, सुनिए, पूर्णांक संख्या संख्या रेखा पर 0 के आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4, ये डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक, और 0 से पीछे आइए तो -1 -2 -3, ये सीधे आइए ये माइनस इनफाइनाइट तक, पीछे हटते जाइए माइनस। ये सारे इंटीजर्स हैं, इन सभी को हम कहेंगे पूर्णांक। क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। दोस्तों अब इस पूर्णांक में आप देखिए 0 के आगे, हाँ 0 को भी पूर्णांक संख्या कहा जा सकता है। 0 पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या के फैमिली में 0 आता है, लेकिन हाँ 0 पूर्णांक है पर उदासीन पूर्णांक है। यह ना तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। 0 के बाद की सभी संख्याएं पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाएगा, और 0 से पहले जितनी संख्याएं होगी ये नेगेटिव है, ऋणात्मक पूर्णांक है, इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे, यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, पक्का। और 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक है, 0 उदासीन पूर्णांक है। दोस्तों 0 कैसा पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है। यह ना तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। 0 के बाद जितना भी दिखा ये तो आपका पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे आप इसको, अनलिमिटेड, है ना। कितनी धनात्मक पूर्णांक है तो अनंत, बात है समझ में। कितनी ऋणात्मक पूर्णांक है, 1 से इधर गिनती जहां तक जाइए माइनस में, अनलिमिटेड। ये भी हो गया आपका ऋणात्मक यानी निगेटिव, निगेटिव इंटीजर्स इंग्लिश में बोलते हैं। चलो, निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान दे दोस्तों,
तो पूर्णांक संख्या जीरो के बाद की सभी संख्या, जीरो से पहले की सभी संख्या, जीरो भी शामिल उसमें, ये जितनी भी संख्या लिख सकते हैं पूरा पूरा अंक में, ये होता है पूर्णांक संख्या। अब आ जाइए भिन्न संख्या क्या होता है। भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या होता है जैसे 4/5, 3/4, जिसमें नीचे वाले संख्या से ऊपर छोटा हो, नीचे वाले से ऊपर छोटा हो, 11/13, कुछ भी नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा हो, ये सब भिन्न संख्या कहलाता है। ये पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और पूर्णांक संख्या धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, और जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है। अब मेन बात यह है कि सवाल आपसे पूछेगा, सोचिए अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं, अब मैं पूछूं क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी, क्या सभी पूर्णांक संख्या जो है प्राकृत संख्या होगी, तो इस बात का जवाब देने के लिए आपको यह बात समझ में आना चाहिए। प्राकृत संख्या 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, और 1 से प्लस इनफाइनाइट तक इसमें शामिल है कि नहीं है, पूर्ण संख्या में है, होल नंबर में है ना, यानी सभी नेचुरल नंबर, सभी प्राकृत संख्या जो है दोस्तों ये पूर्ण संख्या होती है। क्योंकि 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जाएंगे तो इसमें भी 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक है, 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक ये शामिल है, ये वाला सारा संख्या इसमें शामिल है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। और अब आपसे पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है, तो सभी पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से तो है लेकिन 0 नहीं है, इसमें 0 उसमें नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या कभी भी प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। अब देखिए, अब मैं ये कहूंगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, तो देखिए 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक है ना, 0 1 2 3 4 5 प्लस इनफाइनाइट तक, यानी हाँ सर ये सभी पूर्ण संख्या जो होती हैं वो पूर्णांक संख्या होती है, पक्का। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि जरा बताओ ये सभी जो है ये सभी प्राकृत संख्या क्या पूर्णांक संख्या होगी, तो क्या 1 से प्लस इनफाइनाइट तक इसमें नहीं है, 1 से प्लस इनफाइनाइट तक है, तो ये बात पक्का हो गया कि सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होगी, सभी प्राकृत संख्या जो होगी पूर्णांक संख्या भी होगी, ये सभी पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या होगी, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, पक्का। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, एक तो मैंने ये भिन्न बता दिया, तो जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो वही तो ओरिजिनल भिन्न है, लेकिन मान लो ऊपर 11 और नीचे 10, ये भी भिन्न है लेकिन ये मिश्रित भिन्न है, इसमें पूर्णांक भी है और दशमलव वाली संख्या भी है, भिन्न वाली। 10 से भाग देंगे, 10 1 कम 10 1 11, आप ऐसे लिखते हैं ना, यानी 1 पूर्णांक 1/10, ये पूर्णांक आया और ये भिन्न आया, इसलिए 11/10 को मिश्रित भिन्न कहते हैं, शुद्ध भिन्न नहीं कहते हैं, पक्का। अब दोस्तों एक बात समझ लो, मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया से ये 3 बातें समझ में आ गया। कौन सी बातें? आपको प्राकृत संख्या में कोई डाउट नहीं, आपको पूर्ण संख्या में कोई डाउट नहीं, आपको पूर्णांक संख्या में कोई डाउट नहीं, और आपको निगेटिव पूर्णांक और पॉजिटिव पूर्णांक में भी कोई डाउट नहीं। इसके 2 पहलू हैं, है कि नहीं, धनात्मक पूर्णांक भी है और ऋणात्मक भी पूर्णांक है, तो ये बात आप समझ गए हैं। अब जरा समझिए कुछ नया बात तो पुरानी ही है, नया थोड़े मैं आविष्कार किया हूं, लेकिन चीजों को समझना जरूरी है। दोस्तों अभाज्य संख्या को जानिए, अभाज्य संख्या बहुत अच्छे से जानते होंगे। अभाज्य संख्या कौन होता है? तो अभाज्य संख्या है जी वैसी संख्या जो कटेगा अपने आप से और 1 से, उसके अलावे किसी से न कटे, वो अभाज्य संख्या है। सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, है ना, 9 नहीं। देखो 2 अभाज्य संख्या है क्योंकि कटेगा 1 से और स्वयं से, इसके अलावे किसी से नहीं। 3 कटेगा 1 से और स्वयं से, इसके अलावे किसी से नहीं। 5 1 से और स्वयं से, इसके अलावे किसी से नहीं। 7 कटेगा 1 से और 7 से। 11 कटेगा 1 से और स्वयं से यानी 11 से। 13 कटेगा 1 से और 13 से। ये सारी अभाज्य संख्या है। आगे भी ऐसे ही 17 भी होगा,
19 भी होगा, 23 भी होगा, 29 भी होगा। इन सब को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी इसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? प्राइम नंबर। अब दोस्तों ये प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या को ही हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं दोस्तों। रूढ़ संख्या भी कहेगा तो इसका मतलब अभाज्य संख्या ही होता है। पक्का? तो अभाज्य संख्या समझ गए, वैसी संख्या जो कटेगा अपने आप से और एक से, इसके अलावा किसी से नहीं। अभाज्य संख्या जब भी होगा ना दोस्तों, इसके दो ही फैक्टर हो सकते हैं, ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम। फैक्टर का मतलब जो फैक्टर है वो इसको हमेशा काटेगा, या इसको तोड़ने से आएगा तो 1 2, 3 को 1 3, 5 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 5 लिख सकते हैं, 7 को 1 गुना 7, 11 को 11 गुना 1, 11 गुना 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 गुना 13। इतना ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते आप। 13 को आप 1 गुना 13 लिखेंगे और कुछ नहीं लिख सकते। तो इसके अधिक से अधिक 2 ही फैक्टर होता है और कम से कम 2 ही फैक्टर होता है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि अभाज्य संख्या के अधिकतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, अभाज्य संख्या के अधिकतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो 2। और अभाज्य संख्या के कम से कम कितने गुणनखंड हो सकते हैं, तो 2। कह देगा किसी संख्या के अधिक से अधिक 2 ही गुणनखंड है, वो कैसी संख्या है? आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या है। अब बात आती है 1 की कि अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। तो 1 के 2 गुणनखंड नहीं है। 1 तो 1 से कटेगा, और किस से कटेगा? फिर कहिएगा 1 से कटेगा, तो एक ही बात हो गया। 1 के भी तो कोई 2 गुणनखंड होते तभी तो यह अभाज्य संख्या होता। इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 1 प्राकृत संख्या है, 1 को विषम संख्या कहेंगे, सबसे छोटी विषम संख्या। अभाज्य संख्या में दोस्तों 2 सम संख्या है और अभाज्य भी है, 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। इस दुनिया में 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, मतलब सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्या है वो विषम है। ये विषम है और अभाज्य है, विषम है अभाज्य है, विषम है अभाज्य है, यानी ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है। पक्का? तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि पूरे ब्रह्मांड में सम अभाज्य संख्या कितना है, तो कहिएगा 1 गो है। आंसर हुआ 1, एगो है सम अभाज्य संख्या। अगर पूछ देगा कि पूरे ब्रह्मांड में सम अभाज्य संख्या कौन है, तो कहिएगा सिर्फ 2 है। 2 सम संख्या होते हुए अभाज्य संख्या है, इवन नंबर होते हुए भी ये प्राइम नंबर है। और कह देगा तो सम अभाज्य संख्या तो 1 गो है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि विषम अभाज्य संख्या कितने हैं, इस पूरे दुनिया में विषम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो अनलिमिटेड, क्योंकि 2 के बाद जितने भी अभाज्य संख्या है विषम संख्या है। और विषम संख्या अंतिम संख्या कौन होगा ये किसी को नहीं पता है, ये अनंत तक जाएगा। यानी कि विषम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो अनंत। सम अभाज्य संख्या कितने हैं, तो सिर्फ 1 गो है। कहेगा सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। पक्का? अब आ जाइए, अब इसके बाद जानते हैं भाज्य संख्या। दोस्तों भाज्य संख्या, इसको यौगिक संख्या भी कह सकते हैं। भाज्य संख्या को आप यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो भाज्य संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, इसके 2 ही गुणनखंड, लेकिन 2 से ज्यादा गुणनखंड, सोचिए 1 2 3 का तो नहीं, 4 का, हाँ 4 के बाद 6 का, 6 के बाद 7 नहीं, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का नहीं, 12 का, 12 का, ये सभी भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 4 को काटेगा कौन कौन, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 स्वयं से कट जाता है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, 6 का देखिए, 1 काट देगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 6 काट देगा। 8 को कौन काट देगा जी, 1 काट देगा, 2 काट देगा, 4 काट देगा, 8 काट देगा। ये सारे ना भाज्य संख्या हो गए। ये कौन सी संख्या हो गए, भाज्य संख्या यानी यौगिक संख्या। ये ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, ये सभी भाज्य संख्या है। दोस्तों तो सबसे पहली भाज्य संख्या कौन, 4। और जिस बच्चे को नहीं पता होता ना, पूछ देता है एग्जाम में कि सबसे पहली भाज्य संख्या बताइए, मार देता है 2, क्योंकि वो अभाज्य संख्या और उसको भाज्य अभाज्य में फर्क नहीं पता चलता है। तो 4 सबसे पहली भाज्य संख्या है।
और 4 सबसे पहली समभाज्य संख्या है। सम संख्या होते हुए भाज्य संख्या है। पक्का? 2 से ज्यादा काटने वाला इसका संख्या है, इसलिए भाज्य है, और सम तो है ही है क्योंकि 2 से कटेगा। 6 जो है उसके बाद भाज्य संख्या है। विषम संख्या में 8 तो नहीं लेकिन 9 भाज्य संख्या है, और ये विषम भाज्य संख्या है जी। ये विषम संख्या होते हुए भाज्य संख्या है ना, विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, मुझे लगता है कि आप आज तक सोचबो नहीं किए होंगे कि ये सब हो सकता है। देखिए, थोड़ी सी गहराई से बेसिक को पढ़िएगा ना, बड़ा मजा आएगा। गणित बड़ा आसान चीज है जी, बहुत मजा आता है इसमें। देखिए, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। 9 सबसे पहली विषम भाज्य संख्या होता है। 4 सबसे पहली सम भाज्य संख्या होता है। 2 सबसे पहली सम अभाज्य संख्या होता है, और 3 सबसे पहली विषम अभाज्य संख्या होता है। दोस्तों, इतना बात समझ गए हैं तो बहुत अच्छा बात समझ गए हैं। अब देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं। अब सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या, इसमें अभाज्य लगा हुआ है। लेकिन सह अभाज्य का क्या मतलब होता है? वैसा अभाज्य संख्या, वैसा अभाज्य संख्या सिर्फ अभाज्य ही नहीं जिसका मौसा 1 हो जाए। दोस्तों, 3 और 5, इसका HCF कितना होगा? HCF बनाओगे तो 1 आएगा। कैसे बनाओगे? 5 में 3 से भाग लगाओगे। आपने बचपन में पढ़ा 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2। अब इस 3 को यहाँ उतारा, एक बार लगाया, 3 में से 2 आया 1, ये 2, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 कट गया, कितना से? 1 से। लास्ट में 1 को 2 बार पढ़े तो काट दिया, यानी HCF 1 हुआ। तो जिस जोड़ा का HCF 1 हो जाएगा वह हो जाएगा, जिस जोड़ा का HCF 1 हो जाएगा वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो दोस्तों, ये देखो, अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे मसा नहीं बनाएंगे, मसा का भी ट्रिक बताया जाएगा कि डायरेक्ट आप मसा कैसे बना पाएंगे। तो चलिए, मैं आज ऐसे थोड़ा मिटा के देखता हूँ, मिटता है क्या? चलो, रुक ही गया। अब देखो, तो वैसा कोई भी जोड़ा जिसका मसा 1 हो जाएगा ना, वो सह अभाज्य संख्या का जोड़ा होगा। पक्का? वैसा कोई भी जोड़ा जिसका मसा 1 हो जाएगा। अब कहोगे सर क्या ऐसा होगा? गुरुदेव मुझे बताइए, क्या 4 और 5 सह अभाज्य संख्या कहलाएगा कि नहीं? सह अभाज्य, बताइए तो आप ही, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा कि ना? बिल्कुल, इसका भी मसा 1 है, क्योंकि ये दोनों ना 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो इसका HCF 1 हुआ और ये सह अभाज्य संख्या है। बिल्कुल सही, आपको दे देगा 15 और 16, क्या ये सह अभाज्य संख्या है? हाँ, 15 और 16 1 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। मतलब 15 कटेगा 3 से 5 से तो 16 नहीं कटेगा, 16 कटेगा 2 से 8 से या 4 से तो 15 नहीं कटेगा। तो जो दोनों को काट दे, दोनों को काट सकता है तो सिर्फ 1 काट सकता है, इसलिए यह भी सह अभाज्य संख्या है। तो ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखिएगा, यह सह अभाज्य संख्या है। तो इस सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF 1 आ जाएगा वो सह अभाज्य संख्या है। तो बताइए, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि जरा बताओ 14 और 17 क्या सह अभाज्य संख्या है? आप कहोगे बिल्कुल सर, सह अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों, ये को प्राइम नंबर के बाद एक ट्विन प्राइम नंबर आता है ना? ट्विन प्राइम नंबर यानी क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच में केवल एक भाज्य संख्या हो, वो जुड़वा भाज्य संख्या होगा। जैसे 2, 3 तो लगातार अभाज्य संख्या है, तो 2, 3 नहीं हुआ। 3 के बाद अगर आप बढ़ोगे दोस्तों, 3 है एक संख्या, और 3 के बाद 4, 5। देखो 3 के बाद क्या होता है? 4, 5। 3 भी अभाज्य संख्या है,
5 भी अभाज्य संख्या है और इसके बीच केवल एक भाज्य संख्या है, सिर्फ एक भाज्य संख्या है ना। तो जब दो अभाज्य संख्या के बीच केवल एक भाज्य संख्या हो तो ये दोनों अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा, यानी ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। 3 और 5। अब देखो, वैसे ही 11, 12, 13 होता है। 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, ये 12 भाज्य संख्या है। जब दो अभाज्य संख्या बीच कोई एक भाज्य संख्या हो तब ये दोनों अभाज्य संख्या आपस में जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाते हैं दोस्तों। अब ऐसे मैं अगर कहूं कि इससे आगे मुझे कोई बताइए तो आप कहेंगे सर 17, 18, 19 भी तो होता है। हाँ बिल्कुल, 17 और 19 दो लगातार अभाज्य संख्या है जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या है, एक ही भाज्य संख्या है, तो उसको हम क्या कहेंगे? 17 और 19 को कहेंगे हम जुड़वा भाज्य संख्या। दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 29 और 31 ये कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे सर ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, पक्का ट्विन प्राइम नंबर है। क्यों कहेंगे आप ये बात? मुझे बताओ। ये बात आप इसलिए कहेंगे जुड़वा भाज्य संख्या क्योंकि इसके बीच केवल एक भाज्य संख्या है, इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या दोस्तों इसको हम सह अभाज्य संख्या कह सकते हैं? सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का तो यही मतलब था कि जिसका HCF 1 हो जाए, HCF 1 हो जाए। कहिएगा हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 29 और 31 को ना एक के अलावे दोनों को एक साथ कोई नहीं काट सकता, तो HCF 1 हो गया। आप इसको बोल सकते हो कि यह सह अभाज्य संख्या भी है। लेकिन क्या सभी सह अभाज्य संख्या जुड़वा भाज्य संख्या हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता है, क्योंकि सह अभाज्य संख्या तो 16 और 17 भी है, क्योंकि इसका HCF 1 होगा। 1 के अलावा ये दोनों किसी से नहीं कटेगा। 1 एक ऐसी संख्या होगा जो दोनों को काट देगा, दोनों को काटने वाला होना चाहिए। तो 16 और 17 सह अभाज्य संख्या है, लेकिन 16 और 17 जुड़वा भाज्य संख्या नहीं है। जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए, ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए दोनों को प्राइम नंबर होना जरूरी है, दोनों को अभाज्य संख्या होना जरूरी है, और दोनों ऐसा भाज्य संख्या हो जिसके बीच में इक्के गो भाज्य संख्या हो, तभी वो ट्विन प्राइम नंबर है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन जितना भी जुड़वा अभाज्य संख्या होगा उस सब सह अभाज्य संख्या हो सकता है, क्योंकि जुड़वा अभाज्य संख्या का HCF तय 1 हो ही जाएगा, पक्का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से ये चीजें समझ में आ गया होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब बताइए मुझे, आप जानते हैं परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा कि आप देखते फटाक से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, इन सारी के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, ठीक है। तो आज हमारा ये 10वां पार्ट था। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आपसे मुझे कुछ उम्मीद है। सच में अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं ना, तो निश्चित है कि आप सफल होंगे। और गणित बहुत हार्ड चीज नहीं है, इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। जब इनके सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे गणित बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो सच में अच्छा लगा है, लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक करने से आपके 1 पैसे घट नहीं जाएंगे और मुझे पैसे नहीं बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके लाइक करने से मुझे यह पता चलता है कि भाई मैं इतना मेहनत से अगर वीडियो बनाता हूं तो कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो मेहनत फिर करने का मजा ही अलग आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।